देन ये हमारा होने वाला है सी प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ का ये होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द डेमो लेक्चर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस रिकॉर्डिंग में आपको या उसमें आपको फेस नहीं दिख रहा होगा ड्यू टू एन टेक्निकल इशू, क्योंकि मेरा फेस जो है, मतलब मेरा कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, अभी टेक्निकल इशू आ गई है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर, अभी आपको शेड्यूल नहीं मिला होगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, शेड्यूल आपको मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा शेड्यूल बनने में, आपको कल तक में शेड्यूल मिल जाना है। ठीक है, तो उस शेड्यूल में आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या आपका शेड्यूल चलेगा, आपका पढ़ाई कैसे होगी, कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ाई होगी पूरी 3 मंथ्स। ठीक है, चलो, तो ये 7 डेज ट्रायल पीरियड में, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, डेमो लेक्चर, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को आज पढ़ना है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स तो वैसे उतने जरूरत नहीं होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स की उतनी जरूरत नहीं होती है। वेरिएबल्स मेन होता है हमारा। ठीक है, कि वेरिएबल्स कौन सा हम रख सकते हैं, ठीक है, कैसे वेरिएबल्स रखते हैं। फिर उसके बाद इनपुट कराने के लिए जो हमारा इनपुट स्टेटमेंट है वो रहेगा इनपुट स्टेटमेंट, और आपका इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट क्या रहेगा, मतलब इनपुट एंड आउटपुट दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्रोग्राम बेस्ड ऑन इट, जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट और नॉर्मल समेशन का प्रोग्राम रहेगा वही बनाएंगे, बहुत आसान सा प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान सा है, सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन टिप मोटा कर दूं। ठीक है, चलो। तो थिंकिंग अबाउट सी, ये आपको कुछ व्हाइट पेजेस टाइप का आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा जो है सी प्रोग्रामिंग का है। ओके, देखो सी प्रोग्रामिंग का नॉर्मल जो जहाँ कोड लिखाता है वो कुछ ऐसे ही लिखाता है, इंट मेन टाइप का रहता है। इंट मेन, ये वॉइड वाइड उतना नहीं रहता, उतना यूज ये नहीं आता। ठीक है, इंट मेन रहता है, फिर उसके बाद प्रिंट एफ, फिर हेलो वर्ल्ड आपका रहेगा, फिर रिटर्न जीरो नीचे रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा टाइप का रहता है, ये आपको क्या कहते हैं, इसमें यूज होता है, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में ही इसको लिखा जाता है, इसको यूज किया जाता है। मतलब कि हम लोग के जो अंदर इस ब्रेन में जो भी हमारे अंदर खुराफाती चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग उतारते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोग कंप्यूटर में उतार देते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हमारी जो खुराफाती चीजें हैं उसको हम लोग कंप्यूटर में कैसे उतारे, कोड में कैसे उतारते हैं, क्या क्या करवा लेते हैं कंप्यूटर से। देखो, मेन होता है ना कंप्यूटर को एक तरीके का, मैं आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक नॉर्मल विलेज लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ आपको। कंप्यूटर जो है ना, एक मतलब वो बेवकूफ, बेवकूफ कैसे है, जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर को कह दीजिएगा आप कोई भी, कि जैसे हाँ, एक इंसान को कहिए और एक कंप्यूटर को कहिए, कंप्यूटर को कहिए कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि एक नॉर्मल इंसान तो जाएगा, मतलब बाजार जाएगा, बाजार से सब्जी लेकर के आपका घर वापस चलाएगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं ऐसा कर पाएगा। वो बाजार जाएगा, वो सब्जी भी खरीद लेगा, शायद वो ऐसा भी हो कि वो सब्जी भी ना खरीद पाए। ठीक है, वो बाजार जाएगा, अब बाजार जाने के बाद क्या होगा बच्चे की, मतलब वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। मतलब ये है कि वो बाजार गया, उसको बताओ पहले तो एक चीज, बाजार का रास्ता बताओ, घर से बाजार के रास्ता बताओ, रास्ता बताने के बाद वो किस दुकान में खरीदेगा वो उसको दुकान बताओ, फिर वो दुकान से सामान सब्जी खरीदेगा, फिर उसको बाजार से घर का भी रास्ता बताओ, मतलब वो एक तरीके का बेवकूफ है। ठीक है, तो वही बेवकूफ को जो हम लोग को समझाना है वो ये कोडिंग से हम समझा सकते हैं, वही ये कोड, ये जो कोड सब दिख रहा है इसी से हम समझा सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे समझाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर थोड़ा सा बेवकूफ है, उस बेवकूफ को समझाना पड़ता है, तो वही हम समझाएंगे कोड से। ठीक है, कोड को से लिखेंगे, कोड लिखेंगे कि अच्छा ये काम करो, ये ब्लॉक बनाओ, मेमोरी ब्लॉक में इसको स्टोर करो, नहीं इसको निकालो, इस जगह ही इसको लिखो, मतलब ये सारी चीजें उस बेवकूफ कंप्यूटर को समझाना है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, कैसे कोड करते हैं, क्या क्या मतलब उसका सिंटैक्स होता है, जैसे कैसे कोड लिखना है वो तो पहले जानना पड़ेगा ना जी, कैसे कोड लिखना है वो जानना पड़ेगा, और जब वो लिख लेंगे उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि अच्छा, मतलब कि ऐसे कोड लिखाता है, ऐसे काम करते हैं हम लोग, ऐसे काम करवाते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो तो एक नॉर्मल ब्लूप्रिंट हम सी प्रोग्रामिंग का आप लोग को देते हैं, ब्लूप्रिंट की कैसे सी प्रोग्रामिंग लिखाता है, हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो एक नॉर्मल प्रोग्राम में क्या रहता है कि एक रहता है इंक्लूड stdio.h। ये जो आपका होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है आपका, जिसको एक कहा जाता है हेडर फाइल। ये हेडर फाइल होता है, ठीक है, ये हेडर फाइल आपका होता है, ठीक है। इस हेडर फाइल का नाम है जो आपको नॉर्मली मिलता है stdio.h, इसका नाम होता है std, का मतलब होता है स्टैंडर्ड। फिर आई का मतलब होता है इनपुट, ठीक है, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। ये नॉर्मली यूज किया जाता है stdio.h। उसके बाद आप बहुत सारे हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस stdio.h में जो इस हेडर फाइल में कौन कौन से ये फंक्शंस होते हैं वो मैं बता दूं। देखो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा। हाँ बोलो बच्चे। आवाज क्या बोले बच्चे? आपकी आवाज कट रही है बाबू, बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क इशू, यू हैव नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं है, तो आपको नेटवर्क इशू है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा रिकॉर्डिंग में, बट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइव आप अटेंड करके देखो, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी हमारी साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। यू गेट रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ठीक है, आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्ड नहीं आ रही है आवाज अमरजीत, आई कांट एबल टू हियर यू। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, रिकॉर्डिंग देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट इशू हो रहा है तो ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग के बाद जब आप रिकॉर्डिंग देख लोगे तो फिर आपको जो डाउट आएगा आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रुप में पूछ लो, आप नॉर्मली 24/7 आई एम फ्री, जब मन तब पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, द मेन इंजन, आपका जो मेन इंजन होने वाला है कुछ ऐसा ही होने वाला है, इंट मेन, उसके बाद आपका होने वाला है कर्ली ब्रैकेट बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिनिश लाइन आपका होगा, वो आपका होगा रिटर्न जीरो। अब देखो जो मैं बता रहा था कि हेडर फाइल के अंदर में जो फाइल मतलब जो फंक्शंस हमारे होने वाले हैं वो कुछ यही दो फंक्शन होने वाले हैं, इनपुट फंक्शन, मतलब हम इनपुट जो इनपुट कराते हैं जिस फंक्शन से वो, और आउटपुट जिससे कराते हैं वो, ठीक है। मतलब इनपुट आउटपुट दोनों के लिए मतलब हमको फंक्शन है हमारे पास सी में, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है, ये बच्चे तो ये मैंने बताया है नहीं, द सेमी कोलन। अब देखो द सेमी कोलन मतलब कि हम ना लाइन को टर्मिनेट भी करते हैं, मतलब लाइन को एंड कराते हैं सेमी कोलन से, और हर लाइन को हमको एंड कराना है। और एक चीज ये भी जान लो कि जो सी प्रोग्रामिंग होता है बच्चा, वो सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर के बेसिस, मतलब उसके अंदर वो कंपाइलर होता है, वो कंपाइल होता है उसका प्रोग्राम, ठीक है। वो इंटरप्रेटर के थ्रू इंटरप्रेट नहीं होता है, वो कंपाइल होता है, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल होता है, उसके बाद आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग की यूजेस कहाँ कहाँ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। नॉन सी प्रोग्रामिंग, क्या प्रोग्रामिंग की ही यूजेस कहाँ है, अगर मान के चलो कि आपको सी ही लग रहा है ऐसा, प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ यूजेस है, चलो ठीक है। मैं आपको नॉर्मली लेके जाता हूँ, जैसे मैं अपने एक ब्राउजर पे आपको लेके गया, ठीक है। दिस इज अ न्यू टैब। अब जैसे देखो कि हमको जैसे प्रोग्रामिंग यूज कहाँ का है, आप देखो कि जैसे इंडियन रुपीज है, ठीक है। इंडियन रुपीज, इंडियन रुपी टू यूरो, यूरो एक करेंसी है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको एक दिखता है ये ऐसा कुछ, इंडियन रुपीज 1 रुपीज में 0.93 यूरो होता है। अगर इसी को मैं चेंज करूं, इसको मैं 2 लिख दूं, देखो तुरंत चेंज हो गया, तुरंत आपका चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? 0.019, इसी को मैं 223 कर दूं, तुरंत चेंज हो जाएगा, यूरो कितना हो जाएगा? 2.07। मतलब लाइव आपको चेंज दिख रहा है, आपको तुरंत लाइव चेंज दिख रहा है यूरो का, ठीक है। मतलब तुरंत मैं डालू इतना और आपको ये कुछ आउटपुट मिल जाए, ठीक है। मैं इसको चेंज कर दूं, 4 कर दूं, देखो आपको आउटपुट कुछ और मिलेगा,
ठीक है, दिख रहा है कुछ, मतलब कि लाइफ चेंजिंग हो रहा है, मतलब इसके बैकएंड पे जरूर कुछ चल तो रहा है, इतना तो है कि वो चल रहा है। ठीक है, जैसे एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको, एक और चीज मैं आपको दिखा दूं। जैसे एरिया किसी चीज का निकालना हो, एरिया ऑफ, जैसे मैं सर्कल का ही ले लूं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ही मैं ले लूं। ठीक है, एक सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इस जैसे इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हमारे पास तो ये एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर नहीं है, देखना पड़ेगा कैलकुलेटर है कि नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर, ओके। जैसे मान के चलो किसी भी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करवा रहा है, ये मतलब करवाना है इसको। ठीक है, ये देखो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करवाएगा, इसका कैलकुलेटर है ये। ठीक है, जैसे मैं कोई भी जैसे कोई मैं रेडियस डालूं, रेडियस जैसे मैं 4 सेंटीमीटर डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैं 4 सेंटीमीटर डालूंगा रेडियस, देखो तुम्हारा आराम से एरिया निकल के चला आया 50.27, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है हमारा सर एरिया ऑफ साइकिल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, उसको उसके बेसिस पे ले लिया, पाई की वैल्यू ये 3.14 एंड डी की वैल्यू r/2। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका डायमीटर निकाल दिया इसने, और उसके साथ कैलकुलेशन नीचे नहीं दिखाया, लेकिन कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 50.27। देखो कैलकुलेशन दिखाया नहीं है। अच्छा हाँ, सर्किल एरिया कैलकुलेशन है, पाई इंटू 16 सेंटीमीटर 50.27, मतलब यहाँ कैलकुलेट करके दिखा है। देखो यहाँ जो मेन हो क्या रहा है कि यहाँ जो हम एरिया का मतलब एरिया के लिए रेडियस डाल रहे हैं, आपको एरिया निकाल के दे दे रहा है। इसके बैकएंड में जरूर कैलकुलेशन हो रहा है, तभी तो वो दे रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 में ना डाल के मैं 6 डाल दूं, तुरंत चेंज हो जाएगा 113.1। तो बैकएंड पे जरूर काम हो रहा है, इतना तो निश्चित है कि बैकएंड पे काम हो रहा है। तो ये बैकएंड किससे करवा रहा है पता है, यही प्रोग्रामिंग से ही हो रहा है। आपका जो बैकएंड वाला काम हो रहा है वो प्रोग्रामिंग से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है बच्चे। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि इसका मैंने यूजेस बता दिया एकदम प्रोग्रामिंग, इवन सी की नहीं, सी तो उसमें इतना नहीं यूज होता, नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस इस सब को यूज करके बनाया जाता है, और बैकएंड में नॉर्मली सब यूज किया जाता है बैकएंड लैंग्वेज। ठीक है, बट लेकिन प्रोग्रामिंग का, सॉरी फॉर दैट, प्रोग्रामिंग का क्या है कि आपको यूजेस यहाँ यहाँ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ देखो पाइथन में तो अलग तरीके से बनता है वेरिएबल, यहाँ सी में अलग तरीके से बनता है वेरिएबल। ठीक है, सी में कैसे बनता है, पहले उस वेरिएबल का डेटा टाइप के साथ उस वेरिएबल को लिखते हैं। जैसे एक्स नाम का कोई वेरिएबल बनाना था, देखो जैसे इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ तो उस तरीका से पढ़ो इसको। क्रिएटिंग बॉक्सेस टू रिमेम्बर डेटा, मतलब कि हमको डेटा रिमेम्बर करने के लिए बॉक्स मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब बॉक्स का नाम इसमें एक्स रखा है, क्योंकि मेमोरी तो ब्लॉक टाइप में ही होता है ना बच्चे, तो इसमें एक्स नाम का एक मेमोरी ब्लॉक बना दिया। ठीक है, इसमें ब्लॉक बनाया, ओके, इसने ब्लॉक बनाया। अब उसके बाद देखो, अब जो है आपका उस वेरिएबल में कोई डेटा भी तो स्टोर होगा, तो x इक्वल्स टू 5 इसने रखा। ठीक है, अब x के अंदर में जो इस बॉक्स में था, बॉक्स में इसने 5 स्टोर करा दिया। ठीक है, हम चाहे तो उसका डिक्लेरेशन पहले ही कर ले, इसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दो, मतलब डिक्लेरेशन, इसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि डिक्लेयर हम पहले ही कर दे, ठीक है, उसके बाद हम स्टोर कराएं। ठीक है, या नहीं तो हम डिक्लेरेशन और स्टोरेशन, मतलब स्टोरिंग तो यहाँ स्टोरिंग हो रहा है ना, यहाँ स्टोर हो रहा है स्टोरिंग। ठीक है, मैं क्या करूं कि मैं डिक्लेरेशन को और स्टोरिंग को दोनों में साथ साथ करा दूं। वैसे भी हो सकता है इंट वाई, जैसे वाई नाम का मैंने डब्बा बनाया, और वाई इक्वल्स टू 2 एंड लाइन टर्मिनेशन। लाइन टू टर्मिनेट करना हर जगह नहीं बोलना, ये जो सेमी कॉलन है आप तो एकदम दिमाग में बैठा लो पूरे इस कोर्स में, कि ये लाइन टर्मिनेशन तो एकदम रहेगा ही, सेमी कॉलन हर जगह टर्मिनेट करने, लाइन टर्मिनेट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, हर जगह यूज होगा, तो इसको तो एकदम रट लो कि लाइन टर्मिनेशन होता है प्रोग्राम में। तो वो हम स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिक्लेयर करेंगे फिर स्टोर करेंगे, या नहीं तो हम डिक्लेयर भी इसके साथ साथ कर दें, स्टोर भी उसके साथ साथ कर दें, दोनों कर दें, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, देखो ना यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे तुम अच्छे से पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, मतलब आपका इनिशियलाइजेशन भी है और डिक्लेरेशन भी है।
ठीक है, दोनों साथ साथ, तो ऐसा होता है। ठीक है, यही चीज है आपका वेरिएबल बनाना, वेरिएबल के अंदर में डेटा स्टोर कराना। ठीक है, अब देखो यहाँ इक्वल्स टू से स्टोर होता है, यहाँ इक्वल, अब जैसे मैथ में तो इक्वल टू अलग होता है, और आपका कोडिंग में इक्वल्स टू अलग होता है। मैथ का इक्वल्स टू होता है बराबर या स्टोर कराना, दोनों काम होता है। मतलब वो कंडीशन भी चेक कर सकता है और स्टोर भी करा सकता है। लेकिन जो कोडिंग का इक्वल्स टू होता है, ये जो नॉर्मल इक्वल्स टू आपका होता है, वो तो आपका असाइनिंग होता है, असाइन कराना। और जो ये डबल इक्वल्स टू होता है, ये आपका होता है चेक करना। ठीक है, मैं जैसे अभी तो बहुत लोग एकदम यहाँ से तो नॉर्मल नॉर्मल घर से सारे बच्चे इस कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे ये नहीं है कि मतलब कोई हाई एंड आदमी है, नॉर्मल है। तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक नॉर्मल विलेज वाले लैंग्वेज में। जैसे मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, सामने वाले के पास भी एक रोटी है। ठीक है, तो अब सामने वाले से मुझे एक रोटी लेना है। ठीक है, जैसे सामने वाले से मुझे एक रोटी लेना है, तो हम इसका यूज करेंगे बच्चे, इस वाले असाइनिंग का। ठीक है, हम असाइनिंग का यूज करेंगे। लेकिन हमको अगर वही चेक करना है कि मेरे पास रोटी कितना है और सामने वाले के पास रोटी कितना, दोनों का जब अगर चेकिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे, डबल इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है? यही चीज है। ठीक है, तो कोडिंग में कुछ अलग चीज है, मतलब कि किसी को असाइन कराना, लेफ्ट वाले को राइट साइड का वैल्यू असाइन करा देना। ठीक है, वो आपका होता है नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ लिखा देखो ना, यहाँ पे हो भी रहा है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो असाइन की गई। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बेसिस पे आया। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर पे आया। और वही चीज देखो, यहाँ पे भी y को 2 दिया गया, मतलब y 2 लिया है। ठीक है, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका आ रहा है। ठीक है, ये चीज तो हो गया बच्चे। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आवाज क्लियर है अमरजीत? अब आपकी नेटवर्क भी क्लियर होगी? क्या क्या अब सर? आपकी नेटवर्क भी क्लियर होगी और आपको आवाज भी मेरी क्लियर आ रही होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बच्चे, बट कोई बात नहीं है, आपको साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब साथ साथ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, कुछ देर बाद ही मिलेगा, जब जैसे ही ये कोर्स मतलब ये आपका खत्म होगा डेमो लेक्चर, उसके बाद आपको लेक्चर नोट्स प्लस रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी रिकॉर्डिंग भी देख लो, तुरंत भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक हमारा कंप्लीटेशन हो गया वो पीछे आप देख लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अब क्या है ना कि हम किसी भी कोड में, जैसे वेरिएबल में हम 7 स्टोर करा दिए, हम चाहे तो उसको जोड़ सकते हैं, x+5 करके ही जोड़ दें। ठीक है, x इक्वल्स टू x+5, मतलब हम क्या करें कि यही जो x के अंदर में 7 था, वही डब्बा फिर से उठाए। ठीक है, उसके अंदर से 7 को हम निकाल लें, फिर उसमें 5 जोड़ दें, फिर इसके अंदर में रख दें। ठीक है, इस चीज को समझ रहे हो? इस कोड का मतलब x इक्वल्स टू x+5, मतलब मैंने x एक डब्बा लिया, x के अंदर में 7 था। ठीक है, उस 7 को उठाया, उसके बाद उस 7 में 5 जोड़ दिया, फिर उस बॉक्स में ही रख दिया। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ या ना? हाँ ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो बताया था अभी इससे जस्ट पहले, ये जो नॉर्मल इक्वल्स टू है, इट डजंट मीन इक्वल्स टू, इट मीन्स कंप्यूट द राइट साइड एंड सॉल्व द रिजल्ट इनटू द बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया। नॉर्मल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि राइट साइड में जो भी चीज है वो लेफ्ट साइड में जाके स्टोर करा दे। बस यही है इक्वल्स टू का मतलब, मैंने जो अभी बताया था वो रोटी वाला कॉन्सेप्ट लेकर के। ठीक है, बहुत आसान सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है पहले आउटपुट वाला पढ़ लेते हैं कि आउटपुट क्या आप दे सकते हैं। ठीक है, पहले आउटपुट, फिर उसके बाद इनपुट वाला पढ़ेंगे। मतलब कि हम सी प्रोग्रामिंग में पहले आउटपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं।
ठीक है, और इनपुट कैसे लेते हैं वो दोनों चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आउटपुट लेने के लिए जो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो मैं इससे पहले एक स्लाइड ऐड करता हूँ। ठीक है, एक स्लाइड में ऐड करता हूँ। जैसे मैंने लिखा था ना हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद था आपका इंट मेन। ठीक है, फिर उसके बाद इंट मेन आने के बाद आपका क्या था, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट था। अब जो है ये जो प्रोग्राम हम लिखेंगे और फिनिशिंग लाइन जो आपका होता है वो होता है रिटर्न 0 एंड सेमीकोलन, ये फिनिशिंग लाइन होती है आपकी। ठीक है, तो ये जो आपको stdio.h है, इसका मतलब क्या होता है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड। फिर आई का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, और इनपुट के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है स्कैन एफ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन आपको आउटपुट के लिए मिलता है और स्कैन एफ फंक्शन आपको इनपुट के लिए मिलता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। ओके, तो अब हम आउटपुट क्या करा सकते हैं, तो आउटपुट को एक मैसेज करा सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज क्या करा सकते हैं, जैसे मान के चलो कि हमको यूजर से कोई एक नंबर लेना है। ठीक है, तो यूजर से नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे ना प्रिंट एफ। ठीक है, हम यूजर को मैसेज देंगे इंटर दी नंबर, भैया नंबर हमको दीजिए। ठीक है, नंबर लिखिए। ये हम मैसेज दिए कि भाई आप नंबर लिखिए, हमको नंबर दीजिए। जैसे हम किसी से भाई सामान लेना चाहते हैं, मान के चलो किसी से रोटी भी लेना चाहते हैं, आप रोटी पूरी कुछ भी लेना चाहते हैं, भाई हमको सामान दीजिए, उसको मैसेज देंगे तभी तो वो देगा हमको। तो पहले उसको सामान देने के लिए बोलेंगे, भाई बोल दिए कि हाँ भाई इंटर दी नंबर, नंबर लिखिए। उसके बाद जो है हम इनपुट कराएंगे, अभी हमारा इनपुट हुआ नहीं है, हम उसको इनपुट कराएंगे। अब इनपुट जो कराएंगे भाई तो वो ऐसे करेंगे स्कैन एफ। अब स्कैन एफ में क्या लिखेंगे, देखिए भैया आप अब नंबर ले रहे हैं, तो नंबर नहीं तो आप इंटीजर में लीजिएगा, नहीं तो डेसिमल में लीजिएगा। क्या चीज में, इंटीजर में लीजिएगा नहीं तो डेसिमल में लीजिएगा। तो भैया जब इंटीजर में लीजिएगा तो हम लिखेंगे डबल सेमीकोलन, मतलब ये कॉमा के अंदर में, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में परसेंट डी। ठीक है, अगर आप डेसिमल में लीजिएगा तो भैया सी प्रोग्रामिंग में डेसिमल का जो होता है वो होता है थोड़ा फ्लोट, दिखाते हैं हम आपको, वो होता है आपका फ्लोट। ठीक है, तो नहीं यहाँ पे आपको डेटा टाइप में, हाँ मिल गया। देखिए इंटीजर के लिए प्लस डी का यूज हो रहा है, मैं व्हाइट कलर से हटा दूं, यहाँ से मैं कोई और कलर दे दूं, पिंक कलर। देखिए इंटीजर का आपको क्या है, परसेंट डी यूज हो रहा है। फ्लोट का क्या यूज हो रहा है, परसेंट एफ। फ्लोटवा का तो भैया चेंज हो गया। ठीक है, फ्लोट मतलब होता है डेसिमल वाली वैल्यूज। ठीक है, डेसिमल वाली वैल्यूज, तो यही चीज है। तो हम परसेंट डी लिखेंगे। ठीक है, वहां पे यहाँ पे देखो, चलो हम इस प्रोग्राम पे पहुंचते हैं, परसेंट डी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो भैया परसेंट डी लिख दिए। ठीक है, ये परसेंट डी तो हमारा हो गया। अब जो है हमको क्या करना है कि भैया जिस जगह आप लिए है वैल्यू, ठीक है, जिस जगह आप वैल्यू लिए, ठीक है, उसमें आपको स्टोर भी कराना है। ठीक है, उसमें स्टोर कराना है, मतलब जहां आप वैल्यू लिए हैं, टर्मिनल में तो वैल्यू लीजिएगा जी, तो टर्मिनल में जो वैल्यू लीजिएगा वो नंबर आप किसी वेरिएबल में ही तो स्टोर कराइएगा। एबीसीडी में कहाँ स्टोर कराइएगा, एबीसीडी में कहीं स्टोर कराइएगा, तो पहले तो एबीसीडी को डिक्लेयर करना होगा भाई। नंबर लेने के लिए तो हमको कहीं स्टोर कराना होगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने किसी को कहा कि आप मुझे रोटी दीजिए, भाई उसने तो रोटी आपको दे दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, किसी भी इंसान ने, मतलब जैसे मैंने ही किसी को कहा कि भाई आप हमको रोटी दीजिए, तो वो रोटी क्या करेगा, वो रोटी आपको देगा, मैसेज, वो रोटी तो दे दिया। भाई रोटी रखने के लिए तो हमारे पास प्लेट या टिफिन तो होना चाहिए, मैं विलेज लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल गांव की भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो रोटी के लिए तो प्लेट या नहीं तो टिफिन होना चाहिए, तो भाई वही यहाँ पे भी है, बोला गया नंबर दीजिए,
तो भाई नंबर देने के लिए तो भाई नंबर तो उसने दे दिया यूजर ने, आप कहीं तो स्टोर कराइएगा एबीसीडी किसी वेरिएबल में। तो पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दीजिए। हमने डिक्लेयर किया जैसे इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और लाइन टर्मिनेट कर दिया, सेमी कॉलन से लाइन टर्मिनेट कर दिया, और प्रिंट एफ में भी लाइन हमने टर्मिनेट किया, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ में क्या किया, परसेंट डी किया, फिर कॉमा लिखा जहां हमको स्टोर कराना है। भाई नंबर लिए तो नंबर कहीं स्टोर कराएंगे, तो हम ए वेरिएबल बना चुके हैं, उसको डिक्लेयर कर दिए हैं कि हाँ भैया ए जो है ए का ही जगह है, तो डिक्लेयर कर दिए। तो वही हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंड वाला सिंबल जो होता है वो, और उसके बाद ए लिख देंगे कि भैया ए में जाके स्टोर करा दीजिए, और आप सेमी कॉलन दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हम यूजर को मैसेज दिए, आउटपुट भी दिए एक तरीके से, और कैसे यूजर से इनपुट भी करवाए स्कैन ऐप से विथ डिक्लेरेशन। ठीक है, मैंने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है, नहीं समझ में आएगा आप फिर से आपका जो फिर 5 तारीख को लेक्चर होने वाला है उसमें आप फिर से पूछिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, समझ में आया इस चीज को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लगभग आज का जो लेक्चर है वो कॉन्सेप्ट यही था कि हमको जो वेरिएबल बनाना है, इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, प्रिंट एफ से हम क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ ना, द वैल्यू इज परसेंट डी एंड एक्स। ठीक है, हमने एक्स एक नाम का पहले इंटीजर बना लिया था ना, यहाँ पे एक्स नाम का देखो ना बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, सब जगह एक्स ही बना है, सब जगह एक्स बना है। ठीक है, तो एक्स नाम का बन चुका है, तो ये आपके अंदर जो एक्स के अंदर में जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा। परसेंट डी क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ यही एक चीज है कि हम अगर किसी मैसेज के साथ कोई नंबर देना चाहते हैं तो वहां पे पहले ही परसेंट डी लिख दीजिए, उसके बाद कॉमा लिखिए। जैसे मान के चलो हमको एक और वैल्यू जैसे प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ माई मार्क्स इज, अब जो नंबर देना है इसकी जगह पे तो हम यहाँ लिख देंगे परसेंट डी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे दे दूंगा परसेंट डी। ठीक है, और उसके बाद कॉमा करके हम लिख देंगे कि हमने जो भी वैल्यू पाई है एबीसीडी के अंदर में जो भी वैल्यू मैंने डाला है वो ए लिख देंगे। तो ये क्या होगा ना, ये जो ए वैल्यू है यहाँ पे आके लिखा जाएगा परसेंट डी के जगह पे। परसेंट डी कहने का मतलब है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, मतलब प्लेस होल्डर, मतलब जगह चेक के रखिए, हमको वहां रहना है, वहीं जाना है, वही नंबर हमको देना है, जगह चेक के रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर भाई जगह चेक के रखिए कि हम भैया हमको वहीं रहना है। ठीक है, नॉर्मल मैंने एकदम विलेज लैंग्वेज में आपको समझाया है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट नॉर्मली विलेज से ही अभी यहाँ इस कोर्सेज में हैं कुछ लोग, तो इसलिए मैंने इससे समझाया। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया भाई कि हम प्रिंट कैसे कराते हैं, स्कैन कैसे कराते हैं, ही कराते हैं। अब भाई एक चीज और समझना है कि भैया जो वेरिएबल बनाए थे, वेरिएबल जो बनाए थे एबीसीडी, क्या हम उसको तो अलग अलग भी रख सकते हैं, उसका मैथ नाम रख दें, M1 M2 M3 ऐसे रख दें, है वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते थोड़ा जान जाइए कि वेरिएबल का रूल होता है ना, हर चीज रूल होता है। जैसे आपका जो है अब ट्रैफिक सिग्नल रूल है, ठीक है, डीजीसीए एयरपोर्ट का रूल है, भैया रूल तो है, तो रूल यहाँ भी फॉलो होता है कि हाँ आप जो वेरिएबल का नाम है, जो वेरिएबल हुआ है, आप ये नाम से लिख सकते हैं, दूसरा का नाम से नहीं लिखिएगा भाई। समझ रहे हैं, ये चीज है। अब चलो समझाते हैं कैसे। अब जैसे देखो हम नॉर्मल मैथ्स लिखे, नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे, दिस इज वैलिड, ये वैलिड है आपका। ठीक है, M1 नॉर्मल अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू लिखे, दिस इज वैलिड, ठीक है, वैलिड है। फिर अंडर स्कोर बेसिक मैंने लिखा, अंडर स्कोर मैंने लिखा, फिर उसके अंदर बेसिक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज वैलिड। ठीक है, मार्क्स अंडर स्कोर स्पेस के जगह पे अंडर स्कोर लिख करके मैथ्स मार्क्स लिख दिया, दिस इज वैलिड, आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनवैलिड क्या है भैया, तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं नंबर से, वन मैथ नहीं लिख सकते हैं, मैथ वन लिख सकते हैं लेकिन वन मैथ नहीं लिख सकते हैं, स्टार्ट आप नंबर से नहीं कर सकते हैं। पहली भाई गलती हो गया, नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड। ठीक है, मैथ और मार्क्स के बीच में जो स्पेस डाले हैं आप नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर दे दीजिए लेकिन भैया स्पेस नहीं दीजिएगा, हमको स्पेस नहीं चाहिए। वो सी प्रोग्रामिंग वाला बोलता है ना 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 ना, ना मेरे को स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, वो भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ मैथ डॉट मार्क्स ऑफ मार्क्स और मैथ लिख दिया, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, कुछ पॉइंट वॉइंट कुछ ऐसे वैसे डाल दिया, तरकता भरकता कुछ कुछ डाल दिया,
वो भी आप नहीं डाल सकते, सिंपल रखिए। हम कहिए भैया सिंपल रखिए भाई जी, हमको नहीं करना है वैसा। फिर हाँ, आप रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे भैया जी आप इंट नहीं यूज कर सकते, फ्लोट नहीं यूज कर सकते, तो पहले ही से कीवर्ड है। डिक्लेरेशन में आप लिख रहे थे ना, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, कुछ ऐसे लिख रहे थे, तो इंट जो है हमारा है वो कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है, तो वो चीज है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको नहीं यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एडिशन करने के लिए नॉर्मल सा रहता है, जैसे आप 5+2 कीजिए एडिशन हो जाएगा, 5 × 2 कीजिए मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डिवीजन में क्या होता है कि अब दो तीन चीज है, डिवीजन में पॉइंट वाला वैल्यू आ जाता है, नॉर्मल तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवीजन में तो पॉइंट वाला वैल्यू आ जाता है। तो पॉइंट वाला जब वैल्यू आता है ना जी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका से, अगर वो इंट में अगर हम निकाल रहे हैं वैल्यू, अगर इंट में वैल्यू निकाल रहे हैं, तब तो भैया जी तो गए काम से, तब तो आपका मान के चलिए 5/2 था, अगर आप इंट में निकाल रहे हैं परसेंट डी में, तो ये 2.5 का पॉइंट वाला कट के चला जाएगा, ये पॉइंट अलग, ये अलग, ये दू ही देगा, खाली 2 ही मिलेगा आपको, अगर आप इंट में निकाल रहे हैं तो। अब वही आप यहाँ लिखते प्रिंट एफ, और आप लिखते परसेंट एफ, फ्लोट में निकालते जेड, आप फ्लोट में जेड निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको फिर वो 2.5 देगा, 2.5 आपको मिलेगा, ठीक है, इंट में निकालिएगा तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन वही आप फ्लोट में निकालिए तो भैया आपको 2.5 दे देगा। समझ में आ रहा है, यही चीज है, ठीक है, मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से समझाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं थोड़ा इंजॉय कर वाला उस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ, ये सारी चीजें बताओ कि अगर हाँ लगता है ऐसा कि तो ऐसे नहीं समझाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं हटा दूंगा इस चीज को, ये वे भी हटा दूंगा, ठीक है। चल देखो, नॉर्मल हम ऐसे ये वाला प्रिंटिंग आपको समझाए थे ना, वही यहाँ पे भी यूज हो रहा है, देखो क्या यूज हो रहा है, प्रिंट एफ, इंटर दी रेडियस, आप रेडियस इंटर कीजिए, फिर स्कैन एफ, जो रेडियस है वहां पे स्टोर करा दीजिए, ठीक है। इंटर आपका टर्मिनल क्या करेगा, इंटर रेडियस, ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट कर दिया, फिर आप 5 लिखे, तो क्या होगा, रेडियस नाम का जो पहले से ही डब्बा बनल था, वो डब्बा के अंदर में 5 स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो एंड जो है, इसका मतलब होता है भैया एड्रेस, 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 जैसे पोस्टमैन क्या होता है, आपका एड्रेस लिखा हुआ तभी तो आपके घर पे आके दे देता है लेटर, एड्रेस नहीं दीजिएगा तो कहाँ जाके स्टोर करेगा, ठीक है। तो यही चीज का है ना कि कंप्यूटरवा जी बेवकूफ है, उनको समझाना पड़ेगा कि ना भैया जी यहीं आके स्टोर कीजिए, पहलुका वाला जो वैल्यू है यहीं आके स्टोर कीजिए, दूसर का वाला ऐसे स्टोर कीजिए, बताएंगे आपको दूसर का वाला कैसा होता, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। चलिए ये चीज हो गया हमारा। स्कैन एफ से कैसे कर रहे हैं, एड्रेस ऑपरेटर मैंने बता दिया ना, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, एड्रेस आप कैसे कहीं स्टोर करा सकते हैं वो है। फिर एक नॉर्मल कोड है, नॉर्मल कोड इसमें लिखा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग का कैलकुलेटर है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, मैं इसको हटा भी दे रहा हूँ, ये आपको रखना अभी नहीं पढ़ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं अभी, जब आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जब समझ जाइएगा उसके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये बोर्ड मास रूल भी आपको मैं समझाऊंगा बाद में, कि जब एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, अभी नहीं आपको ये पढ़ना है, ओके। ठीक है, चल ये हो गया। अब देखो एक समरी ले लेते हैं, ठीक है, समरी क्या लेते हैं, स्केलेटन कुछ ऐसा टाइप का होता है, ढांचवा तो ऐसे ही रहता है भाई। फिर इनपुट आउटपुट सिंटेक्स के लिए इन आउटपुट आपका प्रिंट एफ से करते हैं, इनपुट स्कैन एफ से करते हैं। डेटा टाइप में अभी तक में जो डेटा टाइप हम पढ़े हैं, इंटीजर के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, ठीक है। मैथमेटिकल रूल में देखो, हाँ अब अभी रिमाइंडर आपको नहीं पढ़ाए थे, लेकिन रिमाइंडर का यहाँ लिखा ही हुआ था, बता ही दे रहा हूँ, रिमाइंडर के लिए आप परसेंटेज का यूज कीजिएगा। 7%3 मतलब कि भैया जी 3 से जो है 7 को भाग दीजिए, आपका जो भाग शेष फल बचता है, शेष बचता है हिंदी में शेष, ठीक है, रिमाइंडर बचता है, वो आपका होता है रिमाइंडर, ऐसे निकालते हैं परसेंट से, ठीक है। फिर लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस सब बता देंगे आपको बाद में, ये सब कोई दिक्कत नहीं, आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा, जो 5 तारीख को लेक्चर है उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आपको जो है इस लेक्चर को तो अब हम लोग एंड कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमारा होली ऑफर आया हुआ है, होली मेगा ऑफर,
ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी जो प्राइसेस थी 499 रुपीज, वो जो है अब आपको लगभग आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। पूछो कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हो? आप जो है अगर एक स्टूडेंट को रेफर करते हो, आपको 100 रुपीज का ऑफर ऑफ मिलता है। ठीक है। आप जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने किसी अदर दोस्त को कहा कि नहीं ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म से अच्छा पढ़ रहा है, हंसमार्क से अच्छा पढ़ाई हो रही है। आप अगर कहते हो दूसरे फ्रेंड को, वो ज्वाइन करता है, वो 499 रुपीज पर मंथ में अपना पढ़ रहा है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया हम लोग का, फिर से ये कोर्सेज में एनरोल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसका रेफरल जो मिला है, आपको रेफरल में 100 रुपया ऑफ मिल जाएगा भाई, 100 रुपीज ऑफ। ठीक है। वही आप चाहो तो वही 499 में मिल रहा है, आप अगर वही 5 बच्चे को एनरोल करा दो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। ठीक है। आपने 5 स्टूडेंट को एनरोल कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अगर मान के चलो जिनके पास नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 499 रुपीज, ठीक है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 रेफर तो कर लीजिए, तो आपका फी तो कम जा रहा है पर मंथ वाला। यहाँ पे पर मंथ वाला फीस कम रहा है, वो वाली फीस नहीं कम रही है 1499, वो तो और कम जाएगा ना। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर मान के चलो कि 499 वाला जो कम जा रहा है आपका पैसा, मान के चलो ये जो 499 है यही कम जा रहा है, तो आपका मेन जो फीस आपकी जो 3 मंथ की है वो तो और कम जाएगी। 100 रुपए अगर एक मंथ की घट रही है, तो 3 मंथ में 300 रुपए घट रहा है, मतलब आपको 300 रुपए का ऑफ मिल रहा है रियल में। ठीक है। आपको 100 रुपए का ऑफ नहीं मिल रहा है, 300 रुपए का ऑफ है, मतलब आपको टोटल फायदा ही फायदा है। इसलिए आप कम से कम तो भाई एक एक भी रेफरल का, 1-2 रेफरल अच्छे से कर लो, 200-300 रुपए में पढ़ लोगे, बहुत सस्ते में हो जाएगा। ठीक है, बहुत सस्ते में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स लिंक आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं जितना चाहता हूँ, देखो 499 भी एक नॉर्मल प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है भाई। 200-300 रुपए में, 300-400 रुपए में बच्चा पढ़ ले रहा है, इतना सस्ता में अब क्या चाहिए। ठीक है। 300-400 रुपए में इतना सस्ता में बच्चा पढ़ ले रहा है, मुझे लगता है इतना तक तो मैं कम कर पाया। अगर और जरूरत पड़ेगी मैं कम करने का प्रयास करूंगा, आप लोग से जैसे रीच करूंगा सब कुछ होगी, मैं जरूर कम करूंगा। देखिए टोटली आप लोग ही हैं हमारे लिए, आप लोग ही हमारे सब कुछ है। आप ही लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सो थैंक यू ऑल। ठीक है। ये जो आपका लेक्चर है यहाँ यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे होंगे। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे भी अवेलेबल है प्राइवेट कोर्सेज में, यही 7 डेज का जो ट्रायल पीरियड है वही आपका अवेलेबल यूट्यूब पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है। हमारा जो इंस्टाग्राम है हंसमार्क कोडिंग करा, ये अवेलेबल है। ठीक है। आप इंस्टाग्राम हैंडल पर तुरंत मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई मिलेगा। जब कोर्स में बच्चे एनरोल हो जाएंगे 7 डेज के बाद, आपका टेलीग्राम चैनल बनेगा, प्राइवेट लिंक, फिर उसके बाद प्राइवेट लिंक पे ही क्लासेस चलेंगी। फिर ये 7 डेज का जो आपको था वो पहले से चल रहा है, फिर आपका ये प्राइवेट पे चलता रहेगा। अब सारी कोर्सेज प्राइवेटली चलेंगी, लेक्चर नोट्स आपका प्राइवेट मिलेगा। ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं 5 तारीख को।